तो स्वागत है आपका मुजावरिया मनीष चैनल पर। और आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूँ आज हम एएनएम का ओल्ड पेपर दूसरा करेंगे। ठीक है, आपके पास समय बहुत कम है तो आपको कैसे भी करके तैयारी करना है। आपकी सुबह 10 बजे क्लास चल रही है चैप्टर वाइज। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, उसकी पीडीएफ दे दी। 2 बार एएनएम के ओल्ड पेपर करा दी, उसकी भी पीडीएफ मिल गई। सभी की पीडीएफ के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको सभी की पीडीएफ अभी और शेयर कर दूँगा। जिसको नहीं मिली है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कर देना, है ना। एएनएम की पीडीएफ मिल जाएगी आपको ओल्ड पेपर की इस नंबर पर। आज सभी को पीडीएफ मिल गई है, जिसको नहीं मिली वो बता सकता है एक बार। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। आज हम करेंगे यहाँ पर 100 क्वेश्चन। टाइम बहुत कम है इसलिए लाइव क्लास का टाइम शेड्यूल आपका जम नहीं पा रहा है, तो आपके लिए हम रिकॉर्डेड क्लास आपको अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, तो जो नए आदमी जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, एएनएम वाले के लिए 50 नंबर का जीके आता है प्लस 100 नंबर की साइंस आती है। तो आज हम इस 23 जनवरी 2016 को जो पेपर हुआ था इसमें आज हम अपन साइंस करेंगे, फिर अगले वीडियो में होगा तो आपका जीके करेंगे। अगला पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लो, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और आपकी 11 से 12 डेली क्लास चल रही है रात को। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन आ गया होगा इस पर सॉरी, ये साइंस का पहला क्वेश्चन। भूतुल्यकालीन कक्षा में एक परिक्रमण को पूरा करने में उपग्रह को कितना समय लगता है? 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे या 36 घंटे? तो आपने लगा दिया हो इसका सही आंसर कि एक तुल्यकालीन कक्षा में एक परिक्रमण को पूरा करने में एक उपग्रह को लगते हैं 24 घंटे। कितने? 24 घंटे लगते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दूसरा, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान का समीकरण किसके तुल्य है? देखो, साइंस के ओल्ड क्वेश्चन करने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है। आइंस्टीन का ऊर्जा और द्रव्यमान का समीकरण किसके तुल्य है? तो ये है आपके E बराबर mc2 के। किसके बराबर है? E बराबर mc2 के। अगला, रूस द्वारा प्रमोचन किया गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? जो रूस के द्वारा जो प्रमोचन किया गया था वो प्रथम उपग्रह कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा था? स्पुतनिक, वोस्टक, सोयूज या अपोलो? तो आपके रूस के द्वारा जो प्रमोचन किया गया था प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक। कौन सा था? स्पुतनिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला चौथा, कृत्रिम उपग्रह का किस ऊंचाई तक उत्थापन किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह का किस ऊंचाई तक उत्थापन किया जाता है? 70, 150, 180 या 200? तो 200 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम। जल्दी जल्दी आंसर करना है क्योंकि आपके पास 5 दिन बचे हैं खाली, है ना। और आपको पेपर देने के बाद भी आपकी पीडीएफ ओपन नहीं करते हो आप। एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? लंबाई की है, द्रव्यमान की है, समय की है या किसी की भी नहीं? एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो ये है आपकी लंबाई की इकाई। किसकी इकाई है? लंबाई की इकाई। अगला, दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ये है आपका कैंडेला। क्या है? दीप्त तीव्रता का जो मात्रक है उसे हम कहते हैं कैंडेला। ऑप्शन नंबर बी। 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 1 पाउंड किसके बराबर होता है? मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा ना, तो आपसे पीडीएफ भी नहीं खुलेगी। और वीडियो क्या होता है? रिकॉर्डेड होता है, तो आप आराम से देख सकते हो। 1 पाउंड किसके बराबर होता है? तो 1 पाउंड होता है आपकी 453.59। 453.59, ऑप्शन नंबर 1 पाउंड होता है 453। 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणित 10-15 मीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर है 1 प्रकाश वर्ष। 9वां, 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? आपको बताना है 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? क्या पूछा है? 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो 2 दिन में आपके होते हैं 172800। ठीक है, तो आपका होगा 360 गुणित 48। तो आप 48 में 360 का गुणा करोगे तो आपका आएगा 172800। अगला, लोहे की एक आयताकार, ये तो आपको ही करना है सवाल। निम्न में से कौन सी धातु का बॉक्साइट अयस्क के रूप में रूपांतरित हो जाता है? कौन सी धातु? तो आपका जो होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम धातु का बॉक्साइट अयस्क में रूपांतरित अस्तित्व में आ जाता है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला,
मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति को किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति को किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? तो वो किया गया था आपके परमाणु द्रव्यमान। किसके द्वारा? परमाणु द्रव्यमान के द्वारा। दो हल्दी अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है, मतलब आपके जो हल्दी में जो पीला रंग देता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है, तो ये हल्दी का प्रयोग किसके रूप में प्रदर्शित करता है? हल्दी का जो अम्ल होता है उसमें आपका पीला रंग देता है और जो क्षारीय अम्ल होता है उसमें आपका गुलाबी रंग देता है। तो यह किसके कारण होता है? ये आपके सूचक के कारण होता है। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा यौगिक एसिटिक अम्ल के साथ तीव्रता से बदबूदाहट होता है? एसिटिक के साथ कौन सा बदबूदाहट होता है? तो वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCHO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है NaCHO3। ये भी पूछ लेता है, ये भी बता देना है। अगला ये रहने दो, जो खास है वो पढ़ेंगे पर। निम्न में से कौन सा अधातु है, कौन सा द्रव्य अधातु है? पारा, आयोडीन, ब्रोमीन, गैलीनियम। कौन सा आपका एक द्रव्य अधातु है? तो आपका कौन सा है? वो है आपका ब्रोमीन। जब ऑक्सीकरण होता है तो एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, घटती हैं, वही रहती हैं, बढ़ती हैं या दुगनी हो जाती है। तो जब ऑक्सीकरण होता है ना, जब ऑक्सीकरण होता है तो आपकी जो ऑक्सीजन की अवस्था है वो है बढ़ती जाती। क्या होती है? बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सिस्टम फल किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो देखो विटामिन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो मैं आपके विटामिन के बारे में 50 क्वेश्चन लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। एक 50 मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ जाऊँ विटामिन के बारे में। तो विटामिन का कल भी क्वेश्चन आया था, विटामिन का आज भी क्वेश्चन आया था। विटामिन सी, विटामिन सी सिट्रिक फल, विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन बी से बेरी बेरी, है ना, ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संवेष्टन दुग्ध की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं पार्श्वीकरण। किण्वन में कौन से सूक्ष्मजीव सम्मिलित होते हैं? आपके किण्वन में कौन से सूक्ष्मजीव सम्मिलित होते हैं? तो आपके जीवाणु, यीस्ट, फफूंद या इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो किण्वन में होते हैं ना वो होते हैं यीस्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने 23वां, किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन और खनिज? तो विटामिन और खनिज उस प्रकार के भोजन होते हैं आपके सुरक्षात्मक भोजन कहलाते हैं। 24, पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, यह कथन क्या कहलाता है? जीजेंथिन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, जेंथेनाइड्स। क्या कहलाता है? तो जैविक पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपके, बताएं सही आंसर। उसे हम कहते हैं बीटा कैरोटीन। क्या कहते हैं? बीटा कैरोटीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने 25वां, पोषण किसके लिए आवश्यक है? जैविक प्रक्रम के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने में, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के खरपतवार तथा मरम्मत के लिए या उपरोक्त सभी? तो आपका जो पोषण है वो आपके सभी के लिए आवश्यक होता है। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, तांबा, लोहा या सोना? कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोना यह शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण कृत्रिम है? संरक्षण कृत्रिम कौन सा है? तो आपका है बेंजाइन अम्ल, ये एक आपका संरक्षक कृत्रिम है। ऑप्शन नंबर डी। अगला 28वां, आनुवांशिक के नियमों के जनक कौन है? आनुवांशिक के नियमों के जनक कौन है? डार्विन, लेमार्क, मेंडल या लिन्नेयस? कौन है आपके आनुवांशिक के नियमों के जनक कौन है? तो आनुवांशिक के नियमों के जनक है आपका मेंडल। क्या है? मेंडल। जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहा है उससे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, है ना। और हमारे इस ग्रुप में अगर आगे कई की भी तैयारी कर रहा है 9753749986, इस नंबर पर मैसेज कर देना। आप भले ANM की तैयारी करो, PNST की करो, पुलिस की करो, SI की करो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, सभी क्लासें यहाँ पर अवेलेबल है ना। आपको अगला क्वेश्चन,
स्वपोषी जीवधारियों के लिए ऊर्जा तथा कार्बन की आवश्यकता होती है। किसमें होती है? आपके स्वपोषी जीवधारियों में ऊर्जा तथा कार्बन की आवश्यकता होती है, वो होती है प्रकाश संश्लेषण। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं जो पचाती नहीं? अमाशय, एड्रिनाल, अग्राशय या लार ग्रंथि? कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है? तो आपकी एड्रिनाल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनाल ग्रंथि, ये पाचन ग्रंथि नहीं है। अगला 31वां, यहाँ पर 50 क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। एकत्रित की गई जीवों की जातियां एक दूसरे से समानता रखती हैं, उसे क्या कहते हैं? आपकी जो एकत्रित की गई जीवों की जातियां एक दूसरे से समानता रखती हैं, उसे हम कहते हैं वंश। क्या कहते हैं? वंश। जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा स्वीकार करने वाली परिकल्पना कौन सी है? जीवन के लिए सबसे ज़्यादा स्वीकार करने वाली परिकल्पना है जैव रासायनिक जीवन की उत्पत्ति। कौन सी? जैव रासायनिक जीवन की उत्पत्ति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समजाति अंग नहीं है? हमारे हाथ एवं हाथी के अग्रपात कौन सा समजाति अंग नहीं है? आज होगा तो मैं आपके लिए एक विटामिन के ऊपर क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही, वो है आपका आलू एवं शकरकंद। कौन सा? आलू और शकरकंद। अगला, निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग का लक्षण नहीं है? जीव केशुरिकी, स्तनधारी, डायाग्राम, मेरुदंड। कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल सही बता रहे हो आप, मेरुदंड। मेरुदंड नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सी विशेषता फाइलम काइट्रा के लिए गलत है? फाइलम काइट्रा के लिए कौन सी गलत है? तो वो है आपकी पाचक तंत्र, पाचन तंत्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब अचानक बस चलती है तब बस में बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? बस चलती है एकदम और पीछे की ओर आदमी गिरता है, तो इसका क्या कारण है? किस कारण वो पीछे होता है? वो होता है आपके किसके कारण? स्थिर आघूर के कारण। स्थिर आघूर के कारण। ऑप्शन नंबर ए। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है? हमेशा बराबर और विपरीत होते हैं, हमेशा आसान और विपरीत होती है, हमेशा बराबर और समान दिशा में होती है, या हमेशा बराबर होती है? तो आपकी जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है हमेशा बराबर और विपरीत होती है, हमेशा बराबर और विपरीत होती है। बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? ये भी आया था कल, एक कल भी क्वेश्चन आया था। बिल्कुल सही, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। बहुबंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम। एक पंचरक्षक का कार्य किस पर आधारित होता है? पंचरक्षक का कार्य किस पर आधारित होता है? स्थिर आघूर्ण पर, गति के आघूर्ण पर, दिशा के आघूर्ण पर, या रैखिक संवेग पर? पंचरक्षक का कार्य किस पर आधारित होता है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, पंचरक्षक का कार्य होता है दिशा आघूर्ण पर। किस पर? दिशा आघूर्ण पर। 41वां, रस्सा कसी में जीतने वाली टीम किसके द्वारा किया गया कार्य है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, या अपरिभाषित होता है? तो रस्सा कसी में जीतने वाली टीम के द्वारा किया गया कार्य वो होता है आपका धनात्मक। जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो जो आपका ऊर्जा का रूपांतरण होता है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा हो जाता है। यांत्रिक से आपका ऊष्मीय में होता है। वेग में गतिमान एवं द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो 1/2। 1/2 द्रव्यमान वेग टू 1/2 द्रव्यमान वेग टू। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि यदि किसी वस्तु की चाल आधी की जाए तो इसकी गति ऊर्जा क्या होगी? अगर आप किसी वस्तु की चाल आधी कर दे हो तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसकी गतिज ऊर्जा होती है आपकी क्या होती है? एक आधी हो जाती है। जब आप किसी की चाल आधी की जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है। 46 रहने दो, 46 47, जब एक वस्तु में ऊष्मा उत्पन्न होती है तब अधिकतम उत्थान किसमें होगा? जब एक वस्तु की ऊष्मा उत्पन्न होती है तो सबसे ज़्यादा आपके आयतन पर पड़ेगा। 47 48 क्वेश्चन 49 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गणितीय संबंध गलत है? ये तो आपको गणित में ध्यान। 50वां आखिरी क्वेश्चन आज का, जब किसी वस्तु का ऊष्मा दी जाए तब उसमें के तापमान
डिग्री सेल्सियस का उत्थान होता है वो ऊष्मा होती है। कौन सी ऊष्मा होती है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, वाह, ऊष्माधारिता। ये मैंने आज आपको कितने 10 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, कहीं की भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको, क्योंकि अभी आपकी मैं लाइव क्लास लेता हूँ, तो सुबह 10 बजे क्लास चलती है आपकी और एक रात को 11 बजे। दिन में आप सभी के किसी के कॉलेज हैं, किसी के क्या हैं, तो उसमें आप लाइव नहीं आ पाते हो, तो इसलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजावदिया मनीष चैनल पर। आज हम आपकी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपके रहेंगे 30 से 40 क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि सरल आवर्त दोलक की कुल ऊर्जा किसके अनुपातिक होगी। अगर सभी लाइव आ चुके हैं तो एक बार थोड़ा सा यस लिख देना। सभी का वेरी वेरी गुड इवनिंग। पहले क्वेश्चन का पूछा हुआ है कि सरल आवर्त दोलक की कुल ऊर्जा किसके अनुपातिक होगी। उसके वेग के, उसके विस्थापन के वर्गमूल के, उसके आयाम के वर्ग के, या उसके आयाम के। तो आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आया है कि सरल आवर्त दोलक की कुल ऊर्जा जो होगी उसके, बिल्कुल सही, उसके आयाम के वर्ग के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि एक सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रोशन करने के लिए लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदित क्षमता जो होती है वो क्या बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या आधी हो जाएगी। बताएं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड, बिल्कुल सही। यदि एक सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रोशन करने के लिए लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से हम प्रतिस्थापित करते हैं तो उसके जो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उबलता पानी भाप में बदल जाता है। उबलते पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या है। जो उबलता पानी है वो क्या हो जाता है, वो भाप में बदल जाता है। तो उबलते पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होगी वो शून्य हो जाएगी, एक से कम होगी, अनंत होगी या एक ही रहेगी। बता। वेरी गुड। उबलते पानी में भाप में बदलता है तो उसकी ऊष्मा जो होगी वो अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन। जिस विटामिन में धातु परासरण होता है, मतलब मेटल एटम होता है, वह कौन सा है। किसमें मेटल एटम होता है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12। आप सबको पता है, सभी को पता है, ठीक है, कि मेटल एटम किस में होता है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि विटामिन डी रिकेट्स। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, रिकेट्स से। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये बताओ। बिल्कुल सही। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और इससे होता है, ठीक है, और एटम मेटल होता है विटामिन B12 में होता है। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर द्विपरमाणुक जाति है। बताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सबसे स्थिर द्विपरमाणुक जाति स्पीसीज है। N2, O2+, O2- या O2। बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा सबसे स्थिर द्विपरमाणुक जाति है, तो वो हो जाएगा आपका N2। क्या हो जाएगा, बस खाली N2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम ए के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट,
अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट। वाया सभी का बिल्कुल सही जवाब आया है। निम्न में से कौन सा जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय हो जाएगा? तो आप सभी को पता है सर, सोडियम एसीटेट होगा, सोडियम एसीटेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ नहीं, बी के साथ जाएंगे। इसके साथ बी के साथ चले जाएंगे, सोडियम एसीटेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण किसके द्वारा शुरू किया जाता है? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किसके द्वारा शुरू किया जाता है? एस्पार्टिक अम्ल के द्वारा, ग्लूटाकिक अम्ल के द्वारा, एलानिन के द्वारा या मेथिओनिन के द्वारा? प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण किसके द्वारा शुरू किया जाता है? बताएं। वाह यार, बिल्कुल सही, वो किया जाता है मेथिओनिन के द्वारा। किसके द्वारा? मेथिओनिन के द्वारा आपका शुरू किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे की दीप्तकाल प्रतिक्रिया किसके द्वारा देखी जाती है? पौधे की दीप्तकाल प्रतिक्रिया किसके द्वारा देखी जाती है? बताएं। वाह यार, फूलों की कलियां, पत्तियां, पुष्प या विभिजोतक? वाह यार, बिल्कुल आपका सही जवाब आया है। बिल्कुल, वेरी गुड। और किसी का आया क्या? पौधों की दीप्तकाल प्रतिक्रिया जो देखी जाती है ना, वो आप सभी को पता है, वो पत्तियों के द्वारा देखी जाती है। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा देखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर हम बी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, डीएनए की प्रतिकृति निम्न में से जो होती है, और डीएनए का फुल फॉर्म आपको बताना है। एस अवस्था, G1 अवस्था, G2 अवस्था या एम अवस्था? बता। आपसे पूछा हुआ है कि डीएनए की प्रतिकृति निम्न में से कौन सी होती है? वाह यार, बिल्कुल गलत आंसर नहीं आना चाहिए आपका। एस अवस्था होती है, एस प्र अवस्था होती है डीएनए की प्रतिकृति। वेरी गुड। डीएनए का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, डीएनए और आरएनए का। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति के लिए गति का समीकरण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सरल आवर्त गति के लिए गति का जो समीकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बताएं। वाह यार, और किसी की? बिल्कुल आपका सही जवाब आया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सही। और किसी के कुछ आया क्या? नहीं। बताएं बताएं बताएं, आराम से बताएं। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। सरल आवर्त गति के लिए गति का जो समीकरण हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा? ना तो ए आएगा, बी आएगा, आपका बी वाला आएगा। बिल्कुल सही, D2y बटा DT2, बी वाला आ जाएगा। विमी सूत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विमी सूत्र ML-1 T-2 निम्न में से किसको दर्शाता है? विमी सूत्र ML-1 T-2 किसको दर्शाता है? और सबसे पहली बात तो आपको इसको, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर मैसेज करके आप जुड़ सकते हो। ठीक है, इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे।
वाह यार, और किसी के आया क्या? बिल्कुल सही, शक्ति का हो जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, शक्ति का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोथेलेन एक स्वतंत्र युग्मक भिन्न है जो किसमें देखा जाता है? क्या क्वेश्चन है? प्रोथेलन एक स्वतंत्र युग्मक भिन्न है जो देखा जाता है। थेलोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिटोफाइट्स में या आवृत बीज में? वाह यार, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और किसी के आया क्या? बिल्कुल सही जवाब है। टेरिटोफाइट्स में, किसमें? प्रोथेलस एक शत्रुयुग्म भिन्न है जो देखा जाता है आपके टेरिटोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में मौजूद है लेकिन आरएनए में नहीं? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में मौजूद है लेकिन लेकिन किसमें? लेकिन आपके आरएनए में नहीं। साइटोसिन, उरेसिल, गुआनिन या थायमिन? बिल्कुल सही जवाब वो हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में मौजूद है लेकिन आरएनए में नहीं? तो वो हो जाएगा आपका थायमिन। क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम डी के साथ चले जाएंगे। एस्कॉर्बिक अम्ल को किसके रूप में भी जाना जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल को किसके रूप में जाना जाता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए? तो आप सबको पता है एस्कॉर्बिक अम्ल तो होता है सर विटामिन, अभी बताया मैंने सी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, जैविक वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम जो हो जाएगा वो क्या होगा? बताएं। जैविक वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम आपको बताना है। बताएं, सही क्रम बताएं इन चारों में से। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। और किसी का? वेरी गुड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जगत। जगत इसमें भी आ रहा है, 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 ठीक है। उसके बाद आता है कुल, वर्ग आ रहा है, ठीक है, काट दो। गण आ रहा है, काट दो। संघ आ रहा है, काट दो। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। जगत आएगा, फिर कुल आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर गण आएगा, फिर वंश आएगा, फिर आएगी आपकी जाति। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्रिट टू चेट, क्रिट टू चेट सिंड्रोम एक ऑटोसोमल आनुवंशिक विकार है जो निम्न में से किसके कारण होता है? किट टू चेट क्या है? एक प्रकार का सिंड्रोम है, एक ऑटोसोम आनुवंशिक विकार है जो निम्न में से किसके कारण होता है? अवियोजन के कारण, विलोपन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण या द्विगुणज के कारण? वाह यार, बिल्कुल आपका सही। किट टू चेट जो है ये होता है आपके विलोपन के कारण होता है, बी वाला। अगला क्वेश्चन, ग्लियस कोशिकाएं में सबसे प्रचुर कोशिकाएं जो होती हैं, ग्लियस कोशिकाओं में सबसे प्रचुर कोशिकाएं जो होती हैं वो फेफड़े होती हैं, गुर्दे होते हैं, पित्ताशय होते हैं या तंत्रिका तंत्र होता है? ग्लियस कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी होती है? तो वो होता है आपका बिल्कुल सही, ग्लियस कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं आपकी तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। किसके साथ? डी के साथ।
अगला क्वेश्चन, एक्सरे की भेदक या तीक्ष्ण शक्ति किसकी वृद्धि के साथ बढ़ती है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सरे की भेदन या तीक्ष्ण शक्ति किसकी वृद्धि के साथ बढ़ती है? तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, आवृत्ति या उसके वेग के कारण? बता। एक्सरे की भेदक या तीक्ष्ण क्षमता किसकी वृद्धि के साथ बढ़ती है? तो आप सभी को पता है आवृत्ति। किसकी? आवृत्ति की वृद्धि के साथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लुईस एसिड है? लुईस एसिड कौन सा है बताएं। लुईस एसिड आपको बताना है NH4 प्लस BCl3, BCl3 FeCl3, AiCl3 H2CO3 या HCl HNO3। कौन सा युग्म लुईस एसिड है? लुईस एसिड बताना है कौन सा है। आप सभी को बताएं लुईस एसिड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका BCl3 FeCl3। ऑप्शन नंबर हम बी वाले के साथ चले जाएंगे। BCl3 FeCl3 ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत अम्ल है? सबसे आपको मजबूत अम्ल बताना है। CH3COOH, BrCH2COOH, FCH2COOH या CiCH2COOH। आपसे पूछा हुआ है कौन सा सबसे मजबूत अम्ल है? कौन सा सबसे मजबूत अम्ल है बताएं। वेरी गुड। और किसी की? बातें मत करो, बातें न करें, ठीक है। बिल्कुल सही। सबसे मजबूत अम्ल जो हो जाएगा FCH2COOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कोई अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है? किसमें कोई भी एक अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है? अरंडी, काली मिर्च, मटर या जौ? बताएं। वाह यार, बिल्कुल सही जवाब। मटर में एक अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता। अगला, ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित करने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद कौन सा है? ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित करने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद सेक्रिक अम्ल, सार्बिटाल, ग्लूकोनिन अम्ल या मेटिनॉल? वेरी गुड। ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित करने पर जो प्राप्त उत्पाद होता है ना, वो होता है आपका ग्लूकोमिन अम्ल। कौन सा होता है? ग्लूकोमिन अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन में वह चरण जिसमें जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था शामिल है वो कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोशिका विभाजन में वह चरण जिसमें होती है जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था शामिल है, उसमें आपका मेटाफेज है, पूर्व अवस्था है, एनाफेज है या इंटरफेज है? वेरी वेरी गुड। उसमें आपका आ जाएगा इंटरफेज। क्या आ जाएगा? इंटरफेज। कोशिका विभाजन में वह चरण जिसमें जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था शामिल है, उसमें हो जाएगा इंटरफेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विपद नाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई? क्वेश्चन है, द्विपद नाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल लिनियस के द्वारा, स्ट्रेकलैंड के द्वारा, हेक्सले के द्वारा या चार्ल्स डार्विन के द्वारा? द्विपद नाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी?
वेरी गुड। द्विपद नाम पद्धति की जो प्रणाली है वो आप सभी को पता है, वो दी गई थी आपकी कार्ल लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल लिनियस के द्वारा द्विपद नाम पद्धति की प्रणाली दी गई थी, कार्ल लिनियस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा 200 रुपये वाली PDF लेना है तो ले लेना, जिसमें आपके 11,000 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। क्या है? 11,000 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। क्या क्या है उसमें वो भी बता देता हूँ। पहला आपको मिलेगा 2007 से 2019 तक के PNST के जितने भी ओल्ड पेपर हैं उसके सॉल्यूशन सहित PDF। दूसरा आपको मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से 5 मॉडल टेस्ट पेपर बना रखे सारे सब्जेक्ट के। उसके बाद 500 क्वेश्चन एक बना रखे हैं बायोलॉजी की। उसके बाद 1500 क्वेश्चन एक बना रखे सारे सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश। उसके बाद आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के अलग एक बुक के सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद 11वीं 12वीं की NCERT बुक है। इतना सारा सिलेबस आपको मिलेगा मात्र 200 रुपये में। इसके लिए आप किसी भी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और डेमो देखना है या हमारे फ्री ग्रुप में ऐड होना है तो यही नंबर है। कोई भी समस्या है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गैट्रिक्स ग्रंथियां में पेट्रिक सेल स्त्रावित करती हैं। गैट्रिक्स ग्रंथियों में पेट्रिक सेल स्त्रावित करती हैं अंतःस्थक घटक को, बलगम या कफ को, HCI को या पेप्सिनोजेन को। गैस्ट्रिक ग्रंथियां में प्रोस्टेट सेल किसको स्त्रावित करती हैं? वायर, शाबाश, वेरी गुड। वो करती है आपकी पेप्सिनोजेन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, पेप्सिनोजेन को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स अग्रस्त प्रभाविता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो अग्रस्त प्रभाविता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? एथिलीन होता है, साइटोकिनिन होता है, गिबरेलिन होता है या ऑक्सिन होता है? बताएं कौन सा हार्मोन्स है जो एपिकल डोमिनेशन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग होता है? तो आप सभी को पता है कि सर वो ऑक्सिन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधों में देखा जाने वाला अलैंगिक बीजाणु नहीं है? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से कौन सा पौधों में देखा जाने वाला अलैंगिक बीजाणु नहीं है? एकेटिन, युग्मनाणु, अचल बीजाणु या चल बीजाणु? वाह यार, बिल्कुल आपके सही जवाब आ रहे। और किसी का आया? नहीं आया? क्या बात कर रहे हो आप? वाह यार, वाह यार, बिल्कुल आपका सही आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर युग्माणु, बी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला पहला स्थिर यौगिक कौन सा था? क्या क्वेश्चन है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला पहला स्थिर यौगिक कौन सा है? बता। वाह यार, और किसी के? 30 से क्वेश्चन हो गए, 30 से 35 क्वेश्चन। वेरी गुड, वो है आपका अमोनिया। क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला जो पहला स्थिर यौगिक है वो है आपका क्या? अमोनिया। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटिक की रासायनिक संरचना, क्रोमेटिक की रासायनिक संरचना जो है केवल DNA, हिस्टोन और गैर हिस्टोन है?
केवल डीएनए, हिस्टोन और गैर हिस्टोन और आरएनए है, केवल डीएनए है और डीएनए और आरएनए। सबसे पहले तो आपको डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म कहीं पर भी दिखे एक बार तो आपको याद कर लेना है। ओके, चलिए बताएं। डीएनए आरएनए का तो मैंने आपको बोल बोल के याद करा दिया है, इसका फुल फॉर्म तो। बिल्कुल सही, आने दो आंसर। जहाँ तक 4 आंसर नहीं आए, आंसर क्वेश्चन का जवाब सही कैसे हो सकता है? हाँ आए, ए भी आया, बी भी आया, तो बिल्कुल सही है। आपने बताया होगा कि सर डीएनए, केवल डीएनए हिस्टोन नहीं सर, डीएनए भी हो सकता है, हिस्टोन भी हो सकता है, गैर हिस्टोन भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो सर हम बी के साथ जाएं क्या? तो मैंने कहा जाओ, तो बी के साथ बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन देखकर सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। वायरस विशेष रूप से होते हैं मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं कि यह सभी? तो मुझे पता था। आप इसका आंसर क्या लगाओगे? लगाओ लगाओ लगाओ, पहले लगा लो उसके बाद बता दो। बिल्कुल सही, मुझे पता था आप लगाओगे सर। वायरस विशेष रूप से जो होते हैं वो सभी में होते हैं, लेकिन ये गलत। वो होते मात्र परजीवी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान फाइबर बनते हैं? समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान फाइबर बनते हैं? मध्य अवस्था, पश्चिम अवस्था, पूर्व अवस्था या टीलोफेज? ये क्वेश्चन आप सभी के आंसर में आपसे सुनना चाहूंगा। कैसे भी करके आराम से पढ़ो इस क्वेश्चन को और इसका आंसर आप जरूर बताओ। आप सभी से मैं इसका आंसर सुनना चाहूंगा। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, सब तरह के आंसर आना चाहिए, पर सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। ये होता है मेटाफेज, मध्य अवस्था। समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान स्पिंडल तंतु फाइबर बनते हैं? तो वो मेटाफेज आएगा। अगला क्वेश्चन है कि नहीं? खत्म? नहीं। उस ग्रंथि का नाम बताना है जो आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण प्रभावित होती है। उस ग्रंथि का आपको नाम बताना है जो आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण प्रभावित होती है। बताएं। बिल्कुल सही जवाब। और किसी के? और किसी के आया क्या कुछ? आने दो आने दो आने दो, आराम से आने दो, पर क्वेश्चन का सही जवाब आने दो। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही, वेरी गुड। थायराइड आउट टू। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके शरीर में कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा होती है? कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा शिशुओं में होती है, भ्रूण में होती है, वृद्धों में होती है या वयस्कों में होती है? किस में शरीर में कोलेजन की कोलेजन की सबसे ज़्यादा मात्रा वयस्क में होती है। किस में? वयस्क में होती है। ये आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए हैं? ये मैंने आज आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। और आपको ये बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे कल सुबह 9 बजे। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ना चाहें तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस नंबर में फिर बता देता हूँ, 9753749986 है ना।
86 97 53 74 99 86। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मुजावदिया मनीष चैनल पर। और जिसने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। आज मैं आपके लिए फिर एएनएम वालों के लिए 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, है ना। जो मैंने कल आपको सुबह भी बना दिया था, करंट अफेयर से भी बता दिया था, है ना। उससे पहले जो कल जो दिन में जो क्लास वो हुई थी आपकी, जो दिन में एग्ज़ाम हुई थी, उसमें से जो मैंने आपको एसआई मात्रक बताए थे, है ना, और नदियों से क्वेश्चन बताए थे, है ना, उसमें से 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो बहुत सारों ने मैसेज भी किया था, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिसका आज पेपर है उसको भी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छे से देखे आना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। और जिसका कल पेपर है 17 को, उसको भी आज से बेस्ट ऑफ लक। आज आपके जो सुबह 9 बजे अभी जो एग्ज़ाम होगी उसमें क्या क्या आया था वो भी बता देंगे रिव्यू में कि कहाँ से क्या पूछा था, है ना। उसके बाद जो दिन में होगा वो भी आपके पास बता देंगे, ठीक है। जो भी आप इसको बेल आइकन प्रेस कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको जो भी सभी जानकारी मिल जाएगी। जो इसके अलावा जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी मैसेज कर देना, उसके भी आज से क्लास से चालू हो जाएगी, एमपी पुलिस एएनएम सभी के लिए, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पर्यावरण क्या है। देखो, दो शिफ्ट, एक शिफ्ट में साइंस अच्छी आ रही, एक में ख़राब आ रही, एक में जीके अच्छा आ रहा है, एक में जीके ख़राब आ रहा है, ठीक है। तो पेपर बहुत ही टफ भी आ रहे हैं और नॉर्मल भी आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का मुख्य कार्य क्या होता है। आपके जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती हैं उसमें प्रकाश के जो ऊर्जा का मुख्य कार्य क्या होता है। पर्णहरित को सक्रिय करने में, जल के अणु को तोड़ने में, ग्लूकोज के निर्माण में, या CO2 के अपचयन में। तो आपका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा का मुख्य कार्य होता है ना, वो जल के अणु को तोड़ने में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्रेब्स चक्र पूर्ण होती है, किस में होती है आपकी, 4 ऑप्शन। क्रेब्स चक्र पूर्ण होती है अंत प्रद्यपी जलिका में, हरित लवक में, गाल्जी का ये माइट्रोकांडिया में। तो आपका क्या होगा, माइट्रोकांडिया। क्रेब चक्र संपूर्ण होती है माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, माइट्रोकांडिया। आपको बताना है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृष्ठधारी पर्ण में वाष्पोत्सर्जन दर होती है। पृष्ठधारी पर्ण में वाष्पोत्सर्जन दर होती है, ऊपरी सतह पर अधिक, निचली सतह पर अधिक, दोनों सतह पर सामान्य, उक्त में से कोई नहीं। तो पृष्ठधारी पर्ण में वाष्पोत्सर्जन होती है आपकी निचली सतह पर अधिक। कहाँ पर, निचली सतह पर अधिक होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वृक्क की निस्पंद इकाई क्या है। मूत्र नलिका, ग्लोमेरुलर मूत्र मार्ग, या संग्रह नलिका। वृक्क की निस्पंद इकाई कौन सी है, तो वो है आपके ग्लोमेरुलस। क्या है, ग्लोमेरुलस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, 36, 24, 18 या 12। ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, इसका भरोसा ही नहीं है। कपाल तंत्रिका में संख्या होती है आपकी कितनी, 12। अगला क्वेश्चन, और आपको अभी इसके बाद 10 बजे फिर आना है, रिकॉर्डेड 10 बजे लाइव क्लास रहेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आलू किससे वृद्धि करता है। आपका जो आलू है वो किससे वृद्धि करता है। वायुमंडलीय तने की काट से, तनाव युक्त कंद की काट से, तनाव विहित कंद की काट से, या मूल की काट से। आलू किससे वृद्धि करता है, तो आलू तनाव युक्त कंद की काट से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7वां, मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया। एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से, मेंडल ने किस पर प्रतिपादन किया था, मटर के पादपों में, है ना। मेंडल ने किसका प्रतिपादन किया था, मटर के पादपों का निर्माण किसने किया था, तो मेंडल ने, है ना। मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया, 2, 5, 7 या 9। तो मेंडल ने मटर के पादपों को कितने लक्षणों में विभाजित किया, तो 7 लक्षणों में विभाजित किया। अगला, कौन सा पूर्ण चक्रित अपशिष्ट है, कागज, फड़ा कपड़ा,
फटा कपड़ा, धात्विक और प्लास्टिक अपशिष्ट या उपरोक्त सभी। आज होगा तो मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 वीडियो और बना दूंगा रिकॉर्डेड, ठीक है। अभी लाइव क्लास आना है आपको 10 बजे। कौन सा पुनर्चक्रित अपशिष्ट है? कागज, फटा कपड़ा, धात्विक और प्लास्टिक अपशिष्ट या उपरोक्त सभी। तो कागज, फटा कपड़ा, धात्विक और प्लास्टिक यह सभी आपके पुनर्चक्रित अपशिष्ट हैं। नौवां क्वेश्चन, जल प्रदूषण का मापन किया जाता है। जल प्रदूषण का मापन किसके द्वारा? कालीफार्म गणना द्वारा या उपरोक्त सभी। अच्छा, जल प्रदूषण का प्रयोग किया जाता है कालीफार्म गणना द्वारा, बीओडी द्वारा, पीएच द्वारा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही जवाब हो जाएगा। जल प्रदूषण का बीओडी के द्वारा भी होता है, कालीफार्म गणना के द्वारा भी होता है, पीएच के द्वारा भी होता है। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में, लाइसोसोम में, केंद्रक में या हरित लवक में। प्रोटीन संश्लेषण होता है किसमें? राइबोसोम में, लाइसोसोम में, केंद्रक में या हरित लवक में। बताएं, प्रोटीन संश्लेषण होता है आपके राइबोसोम में। किसमें? राइबोसोम में। आज होगा तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। जो रेडी हैं वो यस लिख देना एक बार। अगला, प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है? स्पर्श करने पर, रगड़ने पर, दूरी से, या तो रगड़ने या स्पर्श करने पर। तो आपके जो प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है ना, वो होता है आपका दूरी से। कैसे? दूरी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, धारा का एसआई मात्रक क्या है? देखो, कुछ भी आ सकता है। कल एसआई मात्रक पूछा था, धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा का एसआई मात्रक है आपका एम्पियर। क्या है? एम्पियर आपकी धारा का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान शुद्ध धातु निक्षेपित होती हैं किसके द्वारा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान शुद्ध धातु निष्पेक्षित होती हैं किसके द्वारा? कैथोड पर, एनोड पर, दोनों या विद्युत अपघटनशील पर। तो आपका जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान जो शुद्ध वायु निक्षेपित होती हैं वो होती हैं आपके कैथोड पर। कहाँ पर? कैथोड पर। ऑप्शन नंबर ए। 14वां क्वेश्चन आपके सामने, रहने दो, 15वां भी रहने दो, 16वां देख लेते हैं। एक विद्युत की प्रबलता कैसे बढ़ाई जाती है? एक विद्युत की प्रबलता कुंडली में घेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली में प्रवाहित धारा को बढ़ाकर, कुंडली के लिए नर्म लोहे का उपयोग करके या उपरोक्त सभी। तो एक विद्युत की जो चुंबक की जो प्रबलता बढ़ाई जाती है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि निम्न में से किसमें गति नहीं कर सकती? वायु में, जल में, लोहा में या निर्वात में। ध्वनि किसमें गति नहीं कर सकती? तो ध्वनि वायु में गति कर सकती हैं, जल में गति कर सकती हैं, लोहे में गति कर सकती हैं, पर निर्वात में गति नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और इस नंबर पर मुझे, अगर आपको कहीं की भी ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना। इसकी पीडीएफ भी मैं अभी आपको शेयर कर दूँगा, 9753749986, ठीक है। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं थोड़े बहुत। समान लंबाई के दो तार ए व बी जी जो केवल मोटाई में अलग अलग हैं, ए बी से पतला है, यदि दोनों को समान बल में बैठाया जाता है तो तब क्या होता है? ए बी से अधिक त्वरत की ध्वनि उत्पन्न करता है, ए बी से कम, दोनों समान, या इनमें से कोई नहीं। तो जब ए व बी जो केवल मोटाई में अलग अलग होते हैं, ए और बी से पतला है, यदि दोनों का समान बल से उठाया जाता है ना, तो ए बी से अधिक त्वरत की ध्वनि उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जब एक पिंड को घर्षण के द्वारा ऋणात्मक आवेशित किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है कि पिंड में अधिकता से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 20वां, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम करता है। अपमार्जक जल का जो पृष्ठ तनाव वो कम करता है, बढ़ाता है, उतना ही रखता है, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका जो अपमार्जक जल का जो पृष्ठ तनाव है ना, वो कम करता है। क्या करता है? कम करता है। देखो, साइंस है, कुछ भी पूछ सकता है वो। विलियन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्लों का अधिगमन नहीं होता है? विलियन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय अमीनो अम्लों का अधिगम नहीं होता है?
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समविद्युत बिंदु। समविद्युत बिंदु। विलयन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव ध्रुवीय अमीनो अम्लों को अधिगम नहीं करता है? तो समविद्युत बिंदु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है, ये लो, कैलोरीफिक नाम निम्न में से किस क्रम में है? कैलोरीफिक नाम कौन सा क्रम है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वसा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट? जो आपका कैलोरीफिक नाम मान किस क्रम में है? तो वो है आपकी वसा, नहीं, वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट और फिर प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी। 24वां, विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम है ना? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से आपका होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बेकेलाइट है आपका, क्या है बेकेलाइट? योगात्मक बहुलक है, इलास्टोमर है, शून्यमय प्लास्टिक है, या ताप दृढ़ प्लास्टिक है? क्या है बेकेलाइट? क्या है? तो आपका बेकेलाइट आपका है ताप दृढ़ प्लास्टिक। अगला, वायु प्रदूषक जो प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करता है, कौन सा है वो? जो वायु प्रदूषक जो प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करता है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर। वायु प्रदूषक जो प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करता है वो है आपका कौन सा? वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। 27, निम्न संरचना में ओलिफिनिया बंधों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी आपकी कितनी? 2। अगला, एक जाति श्रेणी में आणविक सूत्र समान होते हैं, संरचनात्मक सूत्र समान होते हैं, भौतिक गुण समान होते हैं, या सामान्य गुण समान होते हैं? एक सजाति श्रेणी में आपका सामान्य सूत्र समान होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन क्या है भाई? यूरेनियम का नाभिक है, आयनीकृत। प्रोटॉन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, कल ही आया था दिन में, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या है? ड्यूरेनियम का नाभिक है, आयनीकृत हाइड्रोजन अणु है, आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है, या एक कण है? तो आपका जो प्रोटॉन है ना वो है आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, ये मैंने आज आपको फिर 10 मिनट में 30 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे जीके के क्वेश्चन। अभी आ जाना 10 बजे, और होगा तो देखो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे तो होगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे अपन। देखो अपनी तरफ से अपन पूरी फुल कोशिश कर रहे हैं, है ना। डेली क्लास ले रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो क्या होता है जैसे कि व्यापा में, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही पूछ लेगा। इतनी सारी किताबें हैं, यूट्यूबर हैं, सभी जगह हैं, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि सर आपने पढ़ाया तो सर ये तो आया ही नहीं। हमारा अपना सबका काम होता है मेहनत करना। अपन सब पढ़ते हैं, सभी कुछ पढ़ते हैं। अब यूँ तो नहीं है कि सर आप पढ़ाया आपका आया ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि जीके अथाह है, अथाह जीके हैं, और साइंस भी अथाह है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपन फिर 10 बजे। ठीक है, इसके बाद फिर होगा तो 11 बजे।